अब आगे बढ़ते हुए करजत जामखेड़ सीट की बात करें तो यहाँ से रोहित पवार चुनाव लड़ रहे हैं। रोहित पवार शरद पवार परिवार का एक अहम हिस्सा और हाल ही में विधायक भी हैं। शरद पवार गुट में वो शामिल हैं और लगातार जिस तरीके से अपने चाचा कहें अजीत पवार के खिलाफ जो भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो लगातार इसी तरीके की कार्यशैली के चलते जाने जाते हैं, उनकी एक पहचान है और उनको बड़ी कुर्सी चाहिए। तो यहाँ पर रोहित पवार के खिलाफ जो है रामनाथ शिंदे खड़े हैं और राम शिंदे को क्या जीत मिल पाएगी, क्योंकि रोहित पवार को जिताने के लिए पूरी जान झोंक रखी है शरद पवार। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, रोहित पवार पहले भी बयानबाजी करते रहे और बिल्कुल उनकी बयानबाजी हमेशा से प्रभावशाली रही है। बीते दिनों भी उनके बयान काफ़ी सारे सामने भी आए थे और ऐसे में अजीत पवार के सामने मुखर होकर खड़े होने की हिम्मत वो करते हैं। तो बिल्कुल समझ में आता है कि नेता बनने की जो काबिलियत होती है, जो हुनर होता है, वो कहीं ना कहीं रोहित पवार में नजर आता है। और बिल्कुल राम शिंदे के मुकाबले जो बीजेपी से हैं उनके सामने जो कह सकते हैं कि रोहित पवार हैं वो एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं और सीट जीतकर कहीं ना कहीं शरद पवार अपने गुट को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से करजत जामखेड़ सीट जो है यहाँ पर अजीत पवार को बड़ा झटका लग सकता है और चाचा शरद पवार की पार्टी से यहाँ पर रोहित पवार को जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ब्रह्मपुरी सीट की बात करते हैं और इस ब्रह्मपुरी सीट पर विजय वडेट्टीवार के खिलाफ कृष्ण लाल सहारे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर, लेकिन विजय वडेट्टीवार कांग्रेस पार्टी संगठन का एक बड़ा चेहरा और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो वहां पर जन प्रचार किया है, क्या उसका लाभ मिलेगा? क्योंकि लगातार राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ अडानी सेफ है और कोई सेफ नहीं है। तो इसका क्या सियासी लाभ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ब्रह्मपुरी सीट पर? बिल्कुल ब्रह्मपुरी सीट पर उठाएगी और जाहिर बात है राहुल गांधी का जिक्र आपने यहाँ पर किया, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने जब जहां बोला है, क्योंकि आपने देखा कि अंतिम वक्त पे भी जाकर जिस तरह वो तिजोरी खोलते हुए नजर आए थे, उसमें से एक है तो सेफ है और तमाम तरह के जो अडानी और पीएम मोदी के जो फोटो उन्होंने दिखाए थे उससे कहीं ना कहीं बताना चाहता है कि भाई ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, ये सिर्फ बिजनेसमैन की सरकार है, यहाँ पर आम आदमी की बात कोई सुनने को राजी नहीं है। इसी का नतीजा है कि ब्रह्मपुरी पे कहीं ना कहीं विजय जो कांग्रेस पार्टी से है उनका दावा मेरे ख्याल से बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है। विजय वडेट्टीवार मजबूत दिखाई देते हैं और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ वो महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के साथ नजर आए थे, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने में उनकी अहम भूमिका रही है और नाना पटोले के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में विजय वडेट्टीवार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुरी विधानसभा सीट से। यहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कृष्ण लाल सहारे को चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से सीट छीनी है उसका साफ उनको नुकसान देखने को मिल सकता है। संगमनेर सीट की बात करें, बाला साहब थोराट यहाँ से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के चेहरे हैं और इसके साथ साथ अमोल खताल शिवसेना यहाँ एकनाथ शिंदे गुट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कमजोर दिखाई देते हैं बाला साहब थोराट के सामने, क्योंकि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर बाला साहब थोराट यदि इस सीट पर जीत दर्ज कर पाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके पास महाराष्ट्र में, उनके आधार पर ही यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है? देखिए जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में, तो ये कहीं ना कहीं उनको पता है कि यहाँ उनकी भूमिका एक बड़े भाई वाली है, एक बड़ी भूमिका उनकी नजर आती है। इसीलिए वो हर एक सीट के ऊपर कहीं ना कहीं निगाह बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों ने हर सीट के ऊपर प्रचार किया और इसी तर्ज पर अगर बात करें तो जो ये सीट है संगमनेर, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बाला साहब जो है वो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे। अनुभवी नेता हैं और मंत्री भी शायद रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके हिस्से में अगर बात कही जाए तो जाहिर बात है कि जो वोट बैंक है वो नजर आता है। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं शिवसेना जो बिल्कुल यहाँ पर अमल खतान है और यहाँ उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो उस लेवल का नहीं रहा है जिस तरह का बाला साहेब का नजर आता है। तो बाला साहेब मुझे लगता है कि यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे। आखिरी सीट और हॉट सीटों में ये काफी अहम सीट है, क्योंकि यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड चुनाव लड़ रहे हैं और जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र की राजनीति में अपने राजनीतिक बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रहते हैं। मुंब्रा कलवा सीट है और इस सीट पर एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र आव्हाड, जो कि मंत्री भी है और इसके साथ साथ नजीब मुल्ला को एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मंत्री होते हुए, सरकार का हिस्सा होते हुए मुंब्रा कलवा सीट क्या जितेंद्र आव्हाड मजबूत दिखाई दे रहे हैं?
रहे? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये अजीत पवार और शरद पवार के बिल्कुल आमने-सामने की टक्कर है। दोनों चाचा-भतीजे इस सीट के ऊपर पार्टी के लेवल पे नज़र आते हैं और यहाँ पर कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर सारे कयास हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर जितेंद्र अहवाल की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमेशा अलग तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, मुखर होकर बयानबाजी करते रहे हैं और ये कहीं न कहीं उनको एक कह सकते हैं कि लाभ पहुँचाने का जो ज़रिया है वो बनता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं अगर नजीब मुल्ला की बात करें, एनसीपी की बात करें तो उनको मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ पर फायदा मिल सकता है एक तरीके से। हाँ जी, तो इसीलिए कह सकते हैं कि नजीबुल्लाह को उन्होंने एनसीपी जो शरद पवार उन्होंने टिकट दिया है, तो हो सकता है इस सीट के ऊपर मुस्लिमों का अगर वोट उनको मिल जाता है तो यहाँ एक बड़ी बढ़त वो भी बनाते हुए नजर आए। हालांकि ये कहा जाएगा कि इस सीट के ऊपर जो टक्कर है वो बराबरी की नजर आती है। तो 288 सीटों पर हॉट सीटों की चर्चा हमने इस खास कार्यक्रम में की और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर महायुति गठबंधन को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के चुनाव के प्रचार के दौरान जिस तरीके से लड़ाई यहाँ पर रही, उसका नुकसान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को होता हुआ नजर आ रहा है। महायुति गठबंधन यहाँ पर 128 से 135 सीटों पर सिमट सकता है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 135 से 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, ग्राउंड पर जो परिस्थितियां दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अधिक सक्रियता उनके सहयोगी दलों की तरफ से दिखाई गई और उसी आधार पर ओबीसी और मराठा वोट बैंक की जुगत बैठाने के लिए यहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे तमाम रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के कुर्सी का जो मुद्दा है उसको एक बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया और इस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के बेहद करीब दिखाई दे रहा है महाविकास आघाड़ी गठबंधन। अन्य के खाते में 1 से 5 सीट जा सकती है, लेकिन बड़ी यहाँ पर अपडेट, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा अमन जी। यहाँ पर महायुति गठबंधन बहुमत से पीछे दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर कमियां रही, किस तरीके से यहाँ पर जो है महायुति गठबंधन को झटका दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पहली बात तो यही कहूंगा कि शिंदे को लेकर लगातार एक जो असमंजस की स्थिति रही और गुट आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे और लगातार अजीत पवार का रुख आपने देखा कि कभी वो कह सकते हैं कि अपने महायुति के साथ में नजर आते थे, तो कभी अपने अलग खेमे में नजर आते थे, तो कभी ऐसा लगा कि वो शरद पवार गुट की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा भी कि मैं अपने चाचा की जो अपमान है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर कई चीजें कही जा सकती हैं कि तालमेल का अभाव हो या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर आपस में जो कह सकते हैं कि चर्चा है, बहस है, वो देखने को मिली। कभी इसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम निकलकर सामने आता है, तो कभी शिंदे का नाम आता है, तो फिर अजीत पवार भी अपने आप को पीछे नहीं रख पाते। रोकना चाहूंगा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो बयान, बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर के एकनाथ शिंदे भी उनके खिलाफ, अजीत पवार भी उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किनारा करते हुए नजर आए, क्योंकि बयान को रिपीट नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो है अलग मत रखते हुए नजर आए। तो क्या ये बयान जो दिया गया, ये यहाँ से 11% मुस्लिम वोट बैंक और इसके साथ साथ जो 32% ओबीसी वोट बैंक है उसको बीजेपी से पीछे खींचता हुआ नजर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है दिनेश जी कि कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि इस तरह के बयान, क्योंकि आपने देखा कि एक सुर में महाराष्ट्र के तमाम नेताओं ने, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, बीजेपी के हों, शिवसेना के हों या बाकी दलों के हों, उन्होंने एक सुर में इस बयान का कह सकते हैं खंडन किया, उस पर नाराजगी जाहिर की और यहाँ तक कहा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलता है। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई। आपने जो बात कही कि पीएम मोदी तक ने भी ये बयान को रिपीट नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि योगी जी ने जो बात कही कहीं बीजेपी का यहाँ पर खेल बिगाड़ती हुई नजर ना जाए अगर ऐसा होता है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए दिनेश जी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी जी की कुर्सी जा सकती है, तो कहीं ये बयान उसकी वजह नहीं है। अगर महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से जाती है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि योगी जी के ऊपर कहीं ना कहीं कोई बड़ी गाज गिरती हुई दिखाई पड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ी गाज गिरती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि महाराष्ट्र से जो सत्ता से बेदखल होता हुआ महायुति गठबंधन नजर आ रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि शिवसेना और एनसीपी की दो फाड़ करने में बीजेपी ने यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाई। सरकार चलाने में यहाँ पर एकनाथ शिंदे करीब 4 साल तक देवेंद्र फडणवीस के साथ कामयाब होते हुए नजर आए, लेकिन अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अंतिम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनके आधार पर यहाँ पर चर्चा करें, महाविकास आघाड़ी गठबंधन 135 से 150 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महायुति गठबंधन सत्ता से दूर रहता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ अन्य के खाते में
5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे कार्यक्रम पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।